नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि मोदी जी के चंगुल में भारतवासी कैसे फंसे हैं। पहली बात तो ये 2047 तक भारत को अमृतकाल बनाने की सपना देख रहे थे, लेकिन वो अमृतकाल 20 काल बन चुका है। उसका कारण कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जो 2012-13 में 1 करोड़ बेरोजगार युवा थे, वो आज लगभग 5 से 10 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगली बात, अभी जो आपने नीट एग्ज़ाम का जो स्थिति देखा, जो मेडिकल में एडमिशन के लिए MBBS डॉक्टर बनने के लिए NTA एग्ज़ाम लेता था, किस तरह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, ये सभी लोगों को पता है। और किस तरह युवा रोजगार की तलाश में दौड़ रहे हैं, जबकि ये कानून फरवरी में ही पारित हो चुका था, लेकिन जानबूझकर NTA के संस्था में इनके आदमी बैठे हुए थे। और ये करप्शन आज से नहीं, मैं शुरू से बोल रहा था। जब NTA का गठन हुआ तो एग्ज़ाम लेने के लिए ये अपनी छवि को मोदी जी साफ़ सुथरा बताने के लिए गठन किया था। उसी समय बोला था कि CBSE से बड़ा कोई संस्था नहीं है, क्योंकि CBSE में जो होता है वो पढ़ा लिखा वर्ग, ईमानदार वर्ग के लोग आते हैं और उनमें नैतिकता होती। जब से NTA का गठन हुआ, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, वो सब करप्शन का भेंट चढ़ा। कुछ दिन पहले जो 18 जून को UGC नेट का जो पेपर हुआ था, उसको भी रद्द कर दिया गया। जबकि लोग स्टूडेंट कितने ज़ोर शोर से तैयारी करते हैं सफलता के लिए कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या नीट के माध्यम से डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उनका सारा सपना चकनाचूर हो गया। इसमें सिर्फ एक विद्यार्थी ही बर्बाद नहीं होता है, उनका एक पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जब विद्यार्थी को तैयारी करने के लिए बाहर भेजा जाता है तो उन पर बड़े पैमाने पर खर्च होता है, और कहीं न कहीं परिवार के सदस्य कटौती कर करके भेजते हैं, चाहे वो कोचिंग फ़ी की बात हो, चाहे उनको फूडिंग लॉजिंग की बात हो। और ख़ास करके आज के दौर में कोटा जैसे शहर में कोचिंग फ़ी कितना महंगा हो गया है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। उसी तरह UGC नेट को ले लीजिए कि कोचिंग संस्थान में कितने बच्चे तैयारी करते हैं, उनका कितना धन बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। और अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो फिर क्या हुआ। जबकि इसमें नाम भी आया है कि एक बड़े मंत्री का नाम आ रहा है जिन्होंने नीट का पेपर लीक करवाया है, और ये सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। इस चलते जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको यह मांग करनी चाहिए कि इस नीट एग्ज़ाम के पीछे इतने बड़ा धांधली हुआ है, इसके पीछे कौन सरगना है, कौन मंत्री का नाम छिपाया जा रहा है। क्योंकि अभी इनका अलायंस गवर्नमेंट है। अलायंस गवर्नमेंट होने के कारण ये बहुत सी बातों को छिपा देते हैं, दबा देते हैं, जिसके कारण दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है। सिर्फ ये 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, और 7 सदस्यीय कमेटी कुछ दिन में रिपोर्ट जारी करेंगे, और फिर लिपापोती करके लंबे समय तक तारीख पे तारीख वाला एक कहावत है कि इनको समय समय पर समय बढ़ाया जाएगा। उसके बाद इस मामला को रफा दफा कर देंगे, जन आक्रोश भी कम जाएगा। ये चलते अमृतकाल के सपना क्या दिखाएंगे। जो विद्यार्थी या जो युवा मेहनत से रात दिन एक कर रहे हैं, उनको भी सपने को तोड़ रहे हैं। और ख़ास करके जो उस लायक नहीं है, उनको डॉक्टर बनवाया जा रहा है, और डॉक्टर बनवाने के बाद पेशेंट के किडनी निकलवाने का काम किया जाता है, आँख निकलवाने का काम किया जाता है, ताकि उनको कुछ आता ही नहीं है। इसी कारण जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं, वो आज रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है, फिर भी वहाँ अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रात दिन मेहनत करने के बाद भी उनका नीट क्लियर नहीं होता है, जिससे वह हतोत्साहित होकर बाहर जाते हैं। इससे देश का धन भी बर्बाद होता है। तो ये अमृतकाल का एक से भी दिखावा है। 20 साल बना दिए हैं देश को। चाहे जैसा भी सपना हो, इन्होंने जो सपना दिखाया है, एक सपना ये बता दें कि क्या
पूरा किया है। आज देश में भूखमरी के कगार पे लोग पहुँचे हुए हैं। असामयिक लॉकडाउन जो लगाया गया, उसके बाद 2016 में जब विमुद्रीकरण किया गया, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया। और इस बर्बादी का सबसे बड़ा जो भुक्तभोगी हैं वो दलित वर्ग और गरीब वर्ग के लोग हैं और माइनॉरिटी वर्ग के हैं। ये पर्यवेक्षण करने की बात है। जीएसटी कानून जो लाया गया वो अमीर वर्ग के लिए लाया गया, कैपिटलिस्ट के लिए लाया गया, जिन्होंने अपने धन को बचाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए ये जो है जीएसटी बनवाए, अंततः उनको बर्बाद किया गया। अब अलायंस गवर्नमेंट में एक बहुत खुशी की बात है, जो भी प्लेटफॉर्म टिकट पे या और जो दूध जैसे जो आवश्यक वस्तु पर जो बहुत बढ़ा चढ़ा कर जीएसटी लगाते थे, उसमें कमी कर दिया गया या बहुत से वस्तुओं पे समाप्त कर दिया गया। जैसे प्लेटफॉर्म टिकट, जो रेलवे का जो टिकट होता है, कोई स्टेशन से एक स्टॉपेज जाने में 30 रुपया फेयर वसूला जा रहा है, बहुत दिनों से, कई सालों से वसूला जा रहा है, जो बहुत दुख की बात है। और एक यहाँ पे बिहार में चाकन से गया तक जाने के लिए शायद एक टिकट का दाम 30 रुपया लिया जाता है, वो भी समाप्त होगी। ये मैं पहले ही बोला था कि भारत जैसे देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के अधिकारों को रक्षा करने के लिए अलायंस गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। और जो एक देश एक निर्वाचन की बात कर रहे थे, वो क्षेत्रीय पार्टी को ही ख़त्म करने की बात है, ताकि इन लोग मोनोपोली बनाए रखें, अपना मन मुताबिक काम करें, कैपिटलिस्ट को बढ़ावा दें और देश को बर्बाद कर दें। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यूपीए सरकार के समय में भी जो भी अच्छे कार्यक्रम गरीबों के लिए चलाए जा रहे थे, जैसे मनरेगा हो गया, उसको नाम मात्र का लगभग बंद कर दिया गया है और सिर्फ दिखावा के लिए कुछ बजट पारित कर दिया जाता है, ताकि इस पर हो हंगामा नहीं हो। तो मैं जो भी अलायंस गवर्नमेंट में जो भी पार्टियाँ हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे जो भी इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं, जो भी यूपीए सरकार के कार्यक्रम थे, गरीब के हित के कार्यक्रम थे, उनको पुनः चलवाएं और ज़ोर शोर से चलाएं और उनमें बड़े पैमाने पर धन का व्यवस्था करें। रेलवे के सुदृढ़ीकरण की बात करें, जो भी रेलवे स्टेशन पर जो एसी चार्ज पर घंटा 10 रुपया लगता, जो पहले फ्री दिया जाता था, उसको समाप्त करने की ज़रूरत है। जब देश की जनता को सुख सुविधा नहीं मिलेगी, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, तो भारत अमृतकाल नहीं बन पाएगा। और ये सब अगर सुविधाएं अगर बढ़िया से दे दिया जाए, जीडीपी ग्रोथ जो है 10% के आसपास अपने आप बढ़ने लगेगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। यूपीए गवर्नमेंट में इस कारण जीडीपी इतना फास्ट बढ़ा, क्योंकि बहुत सी वैकेंसियाँ आई, लोगों को रोज़गार मिला, रोज़गार मिलने के कारण लोग खरीदार, मार्केट भी मजबूत हुआ, जिसके कारण जीडीपी भी मजबूत हुआ। लेकिन आज जो है केंद्र सरकार के विभागों में ही 30 लाख पद खाली हैं, जिसको भरने की ज़रूरत है। सिर्फ सपना दिखाने से अमृतकाल नहीं बनेगा। अमृतकाल बनाने के लिए आपको देश हित में काम करना पड़ेगा, रोज़गार क्रिएट करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर लोगों में समानता लाने की बात होगी, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ना पड़ेगा, मस्जिद मंदिर का मुद्दा छोड़ना पड़ेगा, समानता की बात करनी पड़ेगी, तभी ये अमृतकाल सफल होगा। आज देश में 50% स्नातक बेरोजगार है। ये डाटा देखने की ज़रूरत है जो इस वर्ष का आया है। ये 50% जब स्नातक बेरोजगार होगा तो क्या करेगा? जब पढ़ लिख जाता है तो उसका लेवल भी इतना हाई हो जाता है कि छोटे काम के प्रति अट्रैक्ट नहीं करता। इसके कारण आक्रोशित होकर के वो गलत कदम उठाते हैं। अग्निवीर जैसी योजना ने भी देश की युवाओं को बहुत हतोत्साहित किया है, हतोत्साहित करने का बर्बाद कर दिया है, जिसको भी इसको बंद करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ की, इस तरह के हम लोग को, देश की जनता को न्यू इंडिया नहीं चाहिए, बशर्ते पुराना भारत ही चाहिए। पुराना भारत का मतलब जो पहले की सरकार से जो योजनाएं चल रही थी वो चला दें आप, देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा, अमृतकाल के दौर में अपने आप पहुँच आ जाएगा। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, संविधान पर हमले किए जा रहे हैं, इसको रोकने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पर एक कहा भी गया है, जिसे समझ रहे थे अपना, कहा वो अपना निकला, मिल रहे थे जिससे 10 वर्षों से वो तो बस एक सपना निकला। मेरा कहने का मतलब है कि पूरा देशवासी मोदी जी को एकदम अपना समझ रहे थे 2014 में कि देश को मजबूत कर देंगे, और 10 वर्षों से सपना दिखा रहे थे। वो सिर्फ क्या निकले? एक सपना निकले मोदी जी, चूँकि
वो आदमी जब सपना देखता है तो सिर्फ सपना देखने के बाद उसकी नींद खुलती है तो लगता है यार ये मैं कहाँ आया हुआ। उसी तरह से एक सपना दिखा दिया जिसको 10 साल मौका दिया, वो देश को लगभग बर्बाद कर दिए, खास करके रोजगार के मामले में। इसी पर एक और कहा गया है, पूरी दुनिया के जज्बात एक तरफ, तुमसे वो पहली मुलाकात एक तरफ। सारी दुनिया को जज्बात को एक तरफ कर करके मोदी जी बार बार बोलते हैं कि मुझसे मिलकर भारत का समय बदलेगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो सब सपनों को चूर कर दिया। इसी पर ही कहा गया था कि वो पहली मुलाकात एक तरफ, जो पहली बार जो मिले थे इनसे तो एक तरफ था, इनका क्या देश का हाल बना दिया है कि किसी से छिपी हुई नहीं है। थैंक यू।